चलिए, लास्टली हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, नेचर और स्कोप के बारे में हमने बात करी थी। स्कोप का हमने कुछ ही टॉपिक मतलब थोड़ा ही टॉपिक डिस्कस करा था स्कोप पे, बट मीनिंग एंड नेचर हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। मीनिंग में पहले हमने जनरल मीनिंग से स्टार्ट करा था, ओवरऑल कि जनरल क्या मीनिंग है इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर स्कॉलर्स का क्या व्यू पॉइंट है, थिंकर्स क्या कहते हैं इसके ऊपर, थिंकर्स का व्यू पॉइंट हमने पढ़ा। और उसके बाद में नेचर्स में हमने दो चीजें समझी, कौन कौन सी, एक इंटीग्रल व्यू जिसमें ओवरऑल एक्टिविटीज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इसमें इंक्लूड होती हैं, और एक मैनेजरियल व्यू। ठीक है, इसी का एक स्टेप आगे है स्कोप। तो उसमें भी हमने दो व्यू पॉइंट समझने की कोशिश करी थी। एक था सब्जेक्ट मैटर व्यू, जिसमें हमने बात करी थी कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो भी मैटर करता है, और एक हमने समझा था पोस्ट कॉर्प व्यू। यहीं से आज आगे कंटिन्यू करते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे पहले तो जो स्कोप का टॉपिक रह गया है थोड़ा सा उसको। उसके बाद में हम बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये एज अ सब्जेक्ट आर्ट का सब्जेक्ट है या ये साइंस का सब्जेक्ट है। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस वाले फील्ड में रखना चाहिए या इसको आर्ट वाले सेक्शन में भेजना चाहिए। फिर हम बात करेंगे ना तो ये आर्ट है ना ये साइंस है, इसको रखो सोशल साइंस ब्लॉक में। अच्छा चलो, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आगे बढ़ने से पहले, आप में से कितनों को ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में फर्क पता है? पढ़ते हो ना, कॉलेज वगैरह में भी होगा, सुना होगा ये ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है और ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट है। क्या डिफरेंस होता है? I think social science is history, civics, geography, and humanities में आपके बाकी सारे आ जाएंगे. हम्म, ओके। Just a vague. हम्म, ठीक है। सीधी सी बात है, सोशल साइंस के अंदर, अच्छा कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा पहले, बाकी और भी बहुत सारे हैं। कितनों को लगता है कि ये दोनों एक ही चीज है, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस एक ही है? मैम सोशल साइंस में आई गेस कुछ रैशनल, कुछ एम्पिरिकल वैल्यूज से रिलेटेड चीजें होती हैं, हम्म, और ह्यूमैनिटीज में बेसिकली जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है वो ह्यूमैनिटीज में आता है। वहाँ कुछ एम्पिरिकल और रैशनल मतलब वैल्यूज के बारे में बात नहीं होती। आपने इसको डिफरेंशिएट किया है कि सोशल साइंस में इम्पीरिकल चीजें होती है। इम्पीरिकल आप प्रॉपरली समझती है ना, इम्पीरिकल किस चीज को कहते हैं, विच इज एविडेंस बेस्ड, है ना, दैट यस कैन बी मैम, यस मैम, एक्सपीरियंस्ड। एग्जैक्टली, यस ओके। यस। थोड़ा सा उल्टा है, ह्यूमैनिटीज होती है जिसको आप ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ समझते हो, जैसे साइकोलॉजी है, जैसे लिटरेचर है, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। सोशल साइंस इंडिविजुअल ह्यूमन के बारे में नहीं है, ये सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड है, ये सोसाइटी के बारे में, इनके नाम में भी दे रखा है, एक में सोशल है और एक में ह्यूमन है। तो ह्यूमैनिटीज में आपका लिटरेचर आ जाता है, आपकी साइकोलॉजी आ जाती है, फिलोसफी भी इसी में आती है, ह्यूमैनिटीज में आती है। लेकिन सोशल साइंस में बेसिकली आपके जितने भी सोसाइटी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, सोशोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सारी चीज किस में आ जाएंगी, आपकी सोशल साइंस में आ जाएगी। वैसे तो मतलब अगर आप बहुत ही मतलब स्टार्टिंग लेवल पे देखते हो ना, तो कई लोग इनको इंटरचेंज यूज करते हैं, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स को, क्योंकि दोनों में ह्यूमन तो कॉमन ही होते हैं। बट एक जो दायरा होता है ना कि बहुत ज्यादा ह्यूमन एक्सप्रेशन, ह्यूमन फीलिंग, ह्यूमन इमोशंस पे क्या चीज बेस्ड है, जैसे लिटरेचर है। ज्यादातर जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे अगर मान लीजिए आप हिंदी ऑनर्स से स्टडी कर रहे हैं, हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर या संस्कृत में आप पढ़ रहे हैं, तो उनको ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट माना जाता है। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं वो ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन एक्सप्रेशन पर बेस्ड होते हैं। और बाकी जो है, जो आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, लाइक सोशोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे इसमें आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक इशू को डिस्कस करते हैं, और ह्यूमैनिटीज में हम ह्यूमन एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ज्यादातर ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट को हम आर्ट की कैटेगरी में रखते हैं। और साइंस क्या होता है फिर, लगे हाथ इस पे भी बात कर ही लेते हैं। साइंस किसको कहते हैं हम? Evidence based. एविडेंस बेस्ड। किसी भी सब्जेक्ट को साइंस कहने से मेरा मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं फिजिक्स इज अ साइंस, तो उससे Research. मतलब क्या हुआ? हम उसके पीछे कोई रैशनल छिपा होता है, मतलब कुछ ना कुछ
वो रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स हैज होते बीन हैं जो डन। कि प्रूवन होते हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। आप कुछ कह रहे थे सर? मैम वही रिसर्च हैज बीन डन, वही सेम प्रूवन है, एंड रिसर्च हैज बीन डन, एंड अगर आप बाकी सारे कुछ चेंजेस भी करेंगे तब भी आउटपुट विल बी द सेम। अगर आप इनपुट सेम देंगे तो आउटपुट सेम ही आएगा। ऐसे नहीं होगा कि कुछ बंदा कुछ और कर रहा है, कुछ बंदा कुछ और कर रहा है, बट सेम एनवायरनमेंट के अंदर अगर किया गया है तो वो सेम ही आउटपुट देगा। मतलब रेप्लिकेबल यस मैम, रेप्लिकेट। है ना? बिल्कुल रेप्लिकेबल है। मेनली हम मान के चलते हैं कि जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। अम, अच्छा चलो ये बताओ, ज्योग्राफी किस में आता है? साइंस है या आपका सोशल साइंस है? ये तीन तो क्लियर है, इनके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है हमें। हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ये कैसा सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी को हम सोसाइटी के साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ पोर्शन को छोड़ करके। लेकिन जियोलॉजी या अर्थ साइंस, इसको हम साइंस का फील्ड मानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी हमारे सोचने से चेंज नहीं होता। ज्योग्राफी में तो आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रिसोर्सेज को हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। पर जो जियोलॉजी है, हाउ अर्थ वाज फॉर्म्ड, और ये सारी जो मतलब जो डिस्कशन होता है, ये आपका साइंस वाला है। तो मतलब हम तीनों चीजों के बीच में डिफरेंस समझ पा रहे हैं, सोसाइटी साइंस, सोशल साइंस, साइंस और आर्ट को लेकर के। तो हमारे लिए डिबेट को समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, साइंस जब हम किसी सब्जेक्ट को कहते हैं ना, तो हम कहते हैं इसकी जो बात कही गई है उसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, इसकी बात प्रूवन होती है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है, ये किसी ने अपनी मन मर्जी से नहीं कह दी। प्रूवन है वो चीज, उसके लिए फॉर्मूलाज हैं। आप वो बात, न्यूटन ने कोई बात कह दी, उनके लॉज हैं, वो बात हम माने ना माने, हम उसको प्रूव करके देख सकते हैं। पर किसी टाइम पे हीगल ने कोई बात कही, किसी टाइम पे कार्ल मार्क्स ने कोई बात कही, क्या हम उस आज के टाइम पे उसको समझ सकते, हम उसको समझ सकते हैं? क्या हम उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं? क्या हम उसको प्रूव कर सकते हैं? कांट ने कोई बात बोली, इमानुअल कांट ने, क्या हम उसको प्रूव कर सकते हैं कि हम उसको रेप्लिकेट कर पाते हैं? बस वो अपना पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करते हैं, वो बस अपनी अपने तरीके से बताते हैं किसी चीज को। सोसाइटी बहुत ब्रॉड है, सोसाइटी बहुत डाइवर्स है। ओके, सोसाइटी जो है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत ज्यादा डाइवर्स है। और हर एक इंसान का इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझना ही सोशल साइंस का काम है। इसीलिए हर कोई जो है अपने फील्ड को साइंस बनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन साइंस एक्चुअल में बना नहीं पाता है, क्योंकि साइंस के साथ आपकी प्रेस्टीज जुड़ी हुई है, एक स्टेटस है। आप किसी सब्जेक्ट को जब साइंस बोलते हो ना, तो वो स्टेटस, वो बेनिफिट मिलता है आपको कि यस इट्स अ साइंटिफिक फील्ड। मतलब हमारे कहने ना कहने से चीजें चेंज नहीं होने वाली। जो चीज आप यूएस में बैठ के बोल रहे हो, वो इंडिया में भी उतनी इक्वली लागू होंगी। वो चीज आप ग्रीस में जाओगे, वहां पर भी उतनी लागू होंगी। चाइना में भी सेम लागू होगा। पर क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो ऐसा नहीं होता। आप देखोगे डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, यूएस में अलग है, इंडिया में अलग है, रशिया में अलग है, साउथ अफ्रीका में अलग है, ग्रीस में अलग है, चाइना में अलग है, कोरिया में अलग है, वियतनाम में अलग है, ठीक है। तो जब आपके प्रिंसिपल्स, आप पूरी स्टडीज में, पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यही तो बता रहे हो कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जब आपके पास इम्प्लीमेंट करने के लिए एक रिलायबल मेथड नहीं है, एक ऐसा मेथड नहीं है जिसको रेप्लिकेट किया जा सके, जिसके लिए आप कह सको कि ये चीज यूएस में भी इम्प्लीमेंट हुई थी, यूएस में भी ये चीज लागू हुई थी, और हमारे यहाँ भी ये लागू होगी, तो ये चीज सही होगी। इसका एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल है, करंट अफेयर के साथ आप जोड़ के देखोगे। यूएस में अभी हंगामा हो रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बता पाओगे किस इशू से रिलेटेड है? चलो ये बताओ, यूएस के कौन से एरिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं फिलहाल? कल परसों की न्यूज है। हम लॉस एंजलिस में। कैलिफोर्निया में हो रहे हैं मेनली, क्योंकि यहाँ पे जो है, वो यूएस की गवर्नमेंट इमिग्रेंट्स को लेकर के एक रूल लेकर के आई है। और उस रूल को लेकर के एलए के अंदर बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हुए हैं, इतने भयंकर कि बहुत लंबे टाइम के बाद में यूएस को वहां पे पैरामिलिट्री जो नेशनल गार्ड्स है उनका यूज करना पड़ा है सिचुएशन को संभालने के लिए। कैलिफोर्निया आपको पता है बॉर्डर एरिया है, तो बाहर से जो लोग आने वाले हैं कैलिफोर्निया में मेनली एंटर करते हैं, वहां से अपने फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, और फिर पूरे यूएस के अंदर फैल जाते हैं। तो जब ये इमिग्रेंट वाला इश्यू आया था, तो आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प का पूरा जो
अपना चुनाव प्रचार था वो इसी टॉपिक के ऊपर था कि हम इमिग्रेंट्स को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। और जब वो अब इलेक्ट हो चुके हैं तो अब अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे थे। उन्होंने जो इमिग्रेंट से रिलेटेड लॉ बनाया था वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। अब ये चीज हमें क्या बताती है, और सेम सिचुएशन हम इंडिया में भी डील कर रहे हैं। इमिग्रेंट से रिलेटेड आ रही है ना, इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के। एक तो बांग्लादेशी रोहिंग्या। है ना, और दूसरे रोहिंग्यास को लेकर के आ रहा है। पता है रोहिंग्यास का तो अब जितना मुद्दा है ना, 4-5 साल पहले इससे भी भयंकर इशू था। मतलब आपको लगता था कि सोसाइटी एक तरफा हो रही है। आपको लगता था कि मतलब हम रोहिंग्यास को डिपोर्ट करके बहुत कुछ बहुत ही अनएथिकल और बहुत ही इनह्यूमैन हम काम कर रहे हैं। बट उसको आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि रोहिंग्यास का इशू कितना कॉम्प्लिकेटेड है और क्यों इनको डिपोर्ट करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इमिग्रेंट्स का इशू समझ में आएगा। मेरा काम वो इशू समझाना नहीं है फिलहाल, मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। तो ये जो चीज है, आप इमिग्रेंट से रिलेटेड चीजें यूएस में भी देख रहे हो, आप इमिग्रेंट से रिलेटेड चीजें किसमें देख रहे हो, आप इंडिया में भी देख रहे हो। और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे फ्रांस में भी कुछ टाइम पहले वो आई थिंक एक मूवमेंट चला था, मैं नाम भूल रही हूँ, वो येलो येलो वेस्ट ही था शायद। वो पीली वो पहन करके वो पूरा मूव कर रहे थे कि क्या करेंगे क्या नहीं। वहां पर भी एक ये इमिग्रेंट्स वाला आया था। ठीक है, मास डेमोन्स्ट्रेशन, ये शायद 2018-17 इसके आसपास की बात है। ये वो येलो मूवमेंट चल रहा था। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेवल पे होता है। इमिग्रेंट्स का इशू जो है वो यूरोप में भी बहुत प्रेवलेंट है। आप देखोगे जब भी कोई डिस्कशन होता है इमिग्रेंट्स को लेकर के होता है। तो अब अगर मैं आपको ये कहूं कि एक पॉलिसी हो सकती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, एक पॉलिसी हो सकती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे जिसको आप इमिग्रेंट से डील करने के लिए यूज कर सकते हो, क्या ऐसा पॉसिबल हो पाएगा? एक ही अप्रोच आपको बोल दिया जाए कि एक ही मेथड आपने अपनाना है, सिंगल मेथड। ठीक है, नहीं हो क्या ये सकता मैम। पॉसिबल है? नहीं हो सकता है ना। तो पब्लिक बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही चीज होती है कि आप एक अप्रोच को यूज नहीं कर सकते हो। इवन सेम कंट्रीज में भी आपको डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करना पड़ेगा। एक जैसी प्रॉब्लम को आप एक तरीके से डील नहीं कर सकते तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कॉलर ने क्या कहा, दैट इट इज अ साइंटिफिक फील्ड, इट इज अ साइंस। दैट मीन्स हम आपको कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताते हैं और वो प्रिंसिपल्स आप जब यूज करोगे तो आपको सेम रिजल्ट नजर आएंगे। पूरी की पूरी क्लासिकल थ्योरी जो है वो इसी चीज पर बेस्ड है, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसी आइडिया पर बेस्ड है कि there are certain principles in the field of public administration that can be applied everywhere. We claimed to have universal principles. ठीक है, वी क्लेम टू हैव यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इस पॉइंट को अपने दिमाग में अच्छे से डाल लेना कि हमने यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्लेम करने की कोशिश करी थी। क्योंकि ये चीज जब मैं आपको इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताऊंगी तो मैं कहूंगी आपको कि 1930 से लेकर के 1940s तक पूरा का पूरा लिटरेचर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलप हुआ है वो पूरा लिटरेचर इसी बात पर बेस्ड है कि कैसे हम वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स डेवलप कर सकते हैं। कौन कौन से होने चाहिए वो। फायोल अलग बोल रहे हैं, गुलिकन और अलग कह रहे हैं, अब मुनेन रैले अलग कह रहे हैं, लेकिन बात यही हो रही है, प्रिंसिपल यूनिवर्सल होते हैं। फिर एक पर्सन आते हैं जिनका नाम है चेस्टर बर्नार्ड। और चेस्टर बर्नार्ड आकर के कहते हैं कि कैसे पॉसिबल है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और वो अपने एग्जाम्पल्स अपने थ्रू अपने तरीके से वो समझाते हैं। और ये जो चीज है ना, जब लोगों को रियलाइज होती है, चेस्टर बर्नार्ड चैलेंज करते हैं और उस चैलेंज का स्कॉलर के पास कोई व्यू कोई आंसर नहीं होता, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक क्राइसिस फेज में पहुंच जाता है। क्राइसिस, एक आइडेंटिटी क्राइसिस। तकरीबन 10-15 सालों तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई स्कॉलर, कोई आइडिया, कोई थॉट प्रोसेस, कोई मूवमेंट, कोई लिटरेचर, कुछ नहीं था। वो बस चैलेंजेस फेस कर रहा था और अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करने के लिए कभी पॉलिटिकल साइंस की तरफ कभी मैनेजमेंट की तरफ भाग रहा था। ठीक है, तो हमारी ये जो कोशिश थी, आपको पता है बिफोर वर्ल्ड वॉर 2 हमारी जो मोस्ट ऑफ हमारी जो राइटिंग्स एंड लिटरेचर अवेलेबल है ना, हमने इसी चीज को प्रूव करने की कोशिश करी है कि देर इज अ वे, देर इज वन बेस्ट वे टू डील विद द इश्यूज। और उसी को हम कहते हैं कि यस आवर प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सलिस्टिक। और एक बात बताओ,
जब हम ये क्लेम कर रहे हैं कि आर प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सलिस्टिक, तो हम यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक फील्ड ऑफ साइंस है। मेकिंग सेंस? कोई भी चीज ऐसी है जो समझ में ना आई हो, कुछ छूट गया हो? नहीं। बाकी बता दो भाई। क्लियर मैम। और ये थोड़ा सा करंट अफेयर से अपने आप को दो तीन तो मैंने बता दिए, कुछ और याद है आपको? आपको पता है कितने इलीगल इमिग्रेंट्स है पूरी दुनिया में? इसकी रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? आपको पता है इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बाकायदा। और एक और चीज बताती हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, और इसके हिसाब से आई थिंक 2020 का डेटा अवेलेबल है। उस टाइम पे मतलब अभी भी मैं फॉलो करती हूँ, पर उस टाइम पे जब मैंने पढ़ा था तो अप्रोक्सीमेटली 281 मिलियन इतने लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, सॉरी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं, माय मिस्टेक। इतने लोग जो है वो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं। ठीक है। अब आपको पता है जब हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, आपको ग्लोबलाइजेशन का पता है? मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रही हूँ, बट इट विल हेल्प यू, आगे जाकर के हम ग्लोबलाइजेशन पर भी बात करेंगे। आपको ग्लोबलाइजेशन के कंपोनेंट्स पता है? चार कंपोनेंट होते हैं ना मेनली। डू वी अंडरस्टैंड दिस टर्म? हाँ ना, कुछ तो बोलो। समझ में तो आता है ना ग्लोबलाइजेशन क्या है, या बिल्कुल फर्स्ट टाइम? यस कई ऐसे मैम। होते हैं, देखो मैं इसे यस आपकी मैम। इंसल्ट और करने के लिए टर्म्स नहीं नहीं पूछ पता रही था। हूँ। कोई बात नहीं, मैं आपकी इंसल्ट करने के लिए नहीं पूछ रही। कई ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉलेज से जस्ट पास आउट है, तो उनके लिए ऐसी टर्म्स भी अपने आप में बहुत मतलब कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। चलो ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मैम का आप आपको इतना। उस टाइम उस सॉरी सॉरी मैम। मैम जी जी। आई गेस आप वो उस पॉइंट पे बोल रहे हैं ना, जैसे इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन टाइप आप बोल रहे हैं ना, कि ट्रेड ट्रांसफर एंड ऑल, आप रिगार्डिंग दैट ओनली यू आर आस्किंग? वैसे ही मतलब आपको जनरल मीनिंग तो पता है ना कि ग्लोबलाइजेशन में बॉर्डर जो है वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ट्रांसपेरेंट हो चीजों जाता का है, खत्म हो ट्रांसफर, जाता हाँ है। यस यस। एग्जैक्टली exactly. आप थिंग्स को ट्रांसफर कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह, मूवमेंट आसान हो जाता है ना? चीजों को भेज सकते हो, आप आइडियाज को भेज सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो, है ना? और इसी का एक लास्ट कंपोनेंट आता है जिसमें आप कहते हो इसमें आप टेक्नोलॉजी भी ऐड कर लो। आप टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। इसी में एक और आता है जिसपे अभी हम एग्री नहीं कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर हम उस चीज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और वो है माइग्रेंट्स, वो है पीपल। हम चाहते हैं ग्लोबलाइजेशन जो है वो इतना हो जाए कि लोगों के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत आसान हो जाए। ठीक है। इकोनॉमिक तो है ही है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे कंपोनेंट भी तो हैं। पर एक सोशल ग्लोबलाइजेशन भी है जिसमें हम कहते हैं कि माइग्रेशन जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि माइग्रेशन को लेकर के एक तरफ तो हम इतनी एडवांस बातें करते हैं, और एक तरफ हम इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर के इतने सारे इश्यूज हमारे सामने आते हैं। ये सारे चैलेंजेस तो हैं। ये पूरा टॉपिक है आपके सिलेबस में, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो बॉर्डर ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, जब चीजों का, टेक्नोलॉजी का मूवमेंट आसान हो जाता है, तो सरदर्दी किसकी बढ़ती है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। काम किसका बढ़ता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। क्योंकि अब आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत एक्टिवेट हो जाता है। अब आपको पता है कि आपने कोई जैसे एक इंडिया जो है वो पार्ट है BBIN करके, जिसमें से भूटान अब अलग हो चुका है, बट ये एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन का एग्रीमेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल, पहले भूटान भी था इसमें, ट्रांसपोर्टेशन जो वो बहुत आसान हो जाएगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री। पर आप ये बताएं कि ट्रांसपोर्टेशन में आपको ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई टेररिस्ट, कोई मतलब एंटी सोशल पर्सन जो है वो एंटर ना कर रहा हो, कोई ऐसी चीज एंटर ना कर रही हो जो नहीं करनी चाहिए थी। सीमा हैदर वाला केस सुना है ना, वो नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी। तो ये जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे इन्वेंसेस होते हैं जिसकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम बढ़ जाता है। ठीक है। ऐसे चीजों का, ऐसे इवेंट्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट असर आता है। पर हम ये पूरी चीज समझ पाए, पूरा का पूरा साइंस, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ठीक है।
यहाँ तक हम क्लियर है? कोई डाउट नहीं है हमें? यस मैम। जी मैम। नोट डाउन कर रहे हो ना साइड बाय साइड? जी यस मैम। ठीक है। अब बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आर्ट कैसे है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। मैंने कहा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस है क्योंकि हमारे पास ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है। हमारे पास यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और मैनेजरियल व्यू क्या कह रहा था? कि देयर आर ओनली मैनेजरियल एक्टिविटीज। और मैनेजरियल एक्टिविटी क्या होती है? ये हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम होती है। मैनेजरियल एक्टिविटी आप किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, एनजीओ का हो, चाहे वो आपका क्या बोलते हैं प्राइवेट हो, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, सारा सेम होता है। तो यहाँ पर भी हम यही कह रहे हैं ना। फिर स्कोप वालों ने क्या कहा? सुनो, मैनेजमेंट एक्टिविटीज में पोस्ट कोर एक्टिविटीज होती है, पोस्ट कोर जो हर जगह कॉमन होती है। दीज आर कॉमन एक्टिविटीज। तो हम जब हम ये कह रहे हैं कि पोस्ट कोर व्यू है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हम इसको साइंस के तौर पे तो स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम मैनेजरियल व्यू बोल रहे हैं तो हम इसको साइंस के तौर पे तो स्टैब्लिश कर रहे हैं, है ना। इसीलिए कल भी मैंने यस बोला मैम। था, आज फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो इनिशियल थिंकर्स है ना, इनिशियल स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत फोकस करा है। उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नैरो तरीके से एक्सप्लेन करा। उन्होंने मैनेजरियल व्यू, पोस्ट कोर व्यू, इन पे फोकस करा। क्योंकि उनका जो मेन फोकस था वो क्या था? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज साइंस स्टैब्लिश करना। लेकिन बाद में हमें समझ में आया कि इसको साइंस की तरह स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर इतना बड़ा चैलेंज है कि अब हमें क्या चाहिए? हमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स नहीं, हमें सब्जेक्ट मैटर को समझना होगा। एक स्कूल जो मेघालय में है, एक स्कूल जो तमिलनाडु में है, और एक स्कूल जो राजस्थान के डेजर्टिक कंडीशन में है, एक स्कूल जो कश्मीर में है, और एक स्कूल मुंबई के अंदर है। इन सारे स्कूलों का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो अलग अलग है। यहाँ के लोग अलग अलग है, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग है, उनके सोसाइटल नॉर्म्स अलग अलग है। तो स्कूल देखने में आप कह सकते हो स्ट्रक्चर तो जी सेम होती है, बट इन सब का सब्जेक्ट मैटर जो है, इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सबका अलग है। ये अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में है, इनका प्लेस अलग है। तो आप नोटिस करेंगे कि इनकी वर्किंग कंडीशंस में भी आपको फर्क नजर आएगा। इवन आपने अगर आप मान लीजिए 30 की एज ग्रुप में आते हैं, 25-30 की एज ग्रुप में है, तो आप इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि आप चाहे कितनी अच्छे स्कूल में गए हो, लेकिन आज से 15-20 साल पहले स्कूल का जो तरीका था और आज के स्कूल का जो तरीका है, उसमें काफी बदलाव आया है। और वो काफी बदलाव भी आपको बताता है कि कोई एक बेस्ट तरीका नहीं हो सकता काम करने का, वन बेस्ट वे नहीं हो सकता। ये टाइम पर डिपेंड करता है। कल मैंने बताया था ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज अ टेम्पोरल डायमेंशन। टेम्पोरल डायमेंशन, तो टेम्पोरल डायमेंशन का कल मैं आपको मीनिंग बता रही थी कि ये टाइम ओरिएंटेड होता है। तो टेम्पोरल डायमेंशन यहाँ पर ऐसे काम करती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके पास चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं, आपके पास ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती है, चेंज होती रहती हैं, है ना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा टेम्पोरल डायमेंशन है। मतलब जो सॉल्यूशन आज से 10 साल पहले ठीक था, वो सॉल्यूशन आज आप उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। 10 साल पहले बच्चों की पिटाई करी, उनको मॉरली आप ठीक कर सकते थे। आज के टाइम पे बच्चों की आप पिटाई करो, पता चले बच्चे ही पुलिस को बुला लेंगे। ठीक है, ऐसी कंडीशन भी आ चुकी है। तो यू नेवर नो क्या होगा, बट यस वी कैन से दैट इट इज अ चेंजिंग फील्ड, इट इज नॉट स्टैटिक। इस पूरे डिस्कशन से ये चीज समझ में आई दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट स्टैटिक। ठीक है, ये चेंज है, ये रिस्पॉन्ड करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्ड करता है। किसको रिस्पॉन्ड करता है? सोशल कंडीशन को रिस्पॉन्ड करता है। और सोशल कंडीशन स्टेबल नहीं होती हैं, सोशल कंडीशन एक जैसी नहीं होती हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन भी एक जैसा नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने आप को बदलता है। और इसीलिए हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एवर चेंजिंग।
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डायनामिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉन्टेक्चुअल। ये वर्ड यूज होते हैं इनके, पर बात एक ही कही जा रही है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं। द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एवर चेंजिंग, कमेंट। द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डायनामिक, एक्सप्लेन। द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉन्टेक्चुअल, ठीक है, कमेंट करें इस चीज पे। तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं, बट इन सब का आंसर एक ही है, दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट स्टैटिक बिकॉज इट इज इवॉल्विंग। इसमें एक और ऐड कर लो, एवर इवॉल्विंग। It is responding to the needs of the society, it is responding to the social condition, and that's why it is not static. जैसी जैसी सोशल कंडीशंस होंगी वैसे वैसे ये चेंज होगा। और दूसरा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर स्टेट की एक्टिविटी से बहुत ज्यादा चेंज होता है। जो काम स्टेट करेगा उसके हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी चेंज होगा। स्टेट अगर रेगुलेटरी है, आप देखोगे, इसलिए मैंने कहा ना इमिग्रेंट्स इश्यूज को। अच्छा, अब ये मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले बताओ इतना समझ में आया, रिलेट कर पा रहे हो? यस मैम। बिल्कुल। ठीक है। अभी मैंने आपको कहा कि स्टेट जैसे चेंज होगा वैसे वैसे एडमिनिस्ट्रेशन के जो आपसे एक्सपेक्टेशन है वो चेंज होंगे। कैसे? अब यूएस में स्टेट का नेचर टोटली डिफरेंट है, इंडिया में टोटली डिफरेंट है, ठीक है, चाइना में टोटली डिफरेंट है। स्टेट का नेचर बताता है कि स्टेट कौन सी एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म करेगा। और स्टेट का जो इम्प्लीमेंटेशन वाला ऑर्गन है वो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है ना। स्टेट अगर बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक है तो क्या होगा, वही प्रोटेस्ट वगैरह होने शुरू हो जाएंगे। स्टेट अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, सेंट्रलाइज्ड है, तो फिर चाइना जैसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपका बड़ा सा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट एक रात में गायब हो सकता है। आप सबने जैक मा का सुना होगा इंसिडेंट, एक दिन में पूरा आपका इंडस्ट्रियलिस्ट ही गायब है, इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। तो वो स्टेट पे डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ स्टेट कैसा है। नेचर ऑफ स्टेट बताता है कि आप किस टाइप की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, और उस हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर, उसका स्कोप डिसाइड होता है। ठीक है। तो जब हम कहते हैं द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्कोप, इसके आगे इनमें से कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, एवर चेंजिंग, एवर इवॉल्विंग, डायनामिक, कॉन्टेक्चुअल, ठीक है, एनकम्पासिंग, और भी बहुत सारे वर्ड यूज हो सकते हैं। पर इसका मतलब क्या होता है, दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट स्टैटिक, इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोशल कंडीशंस एंड रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, एज वेल एज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट, और उसके हिसाब से ये रिस्पॉन्ड करता है। फिर आप इसमें ये कुछ एग्जांपल्स वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है, तो क्या इसका मतलब कुछ भी स्टैटिक नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि आज हम जो पढ़ रहे हैं 2 साल बाद वो नॉलेज आपके काम की चीज ही नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी गेन करी वो आपके किसी काम की चीज नहीं। नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को माना जाता है इट इज अ स्टील फ्रेम। रीजन भी, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन होते हैं। वो परमानेंट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी गवर्नमेंट की बैकबोन होते हैं, वो वहां पर है परमानेंटली, ठीक है। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो सिचुएशन होती है, सिचुएशन को हैंडल कौन करेगा, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज टू हैंडल द सिचुएशन, ये फिक्स होता है कि गवर्नमेंट की है, प्राइवेट सेक्टर की है, किसकी है, ठीक है। लेकिन कैसे ये चीज सॉल्व होगी, हाउ इट इज बीइंग हैंडल्ड, दैट डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स ऑन विच थिंग, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो ये डायनामिक है क्योंकि ये अलग अलग सिचुएशन से अलग अलग तरीके से डील करती है। बट इसका जो कोर एरिया है, कोर फंक्शन है, वो ये किसी और को नहीं सौंप सकते हैं। कोर एरिया हमेशा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा। जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर आज भी स्टेट का ही है, आज से 2000 साल पहले भी स्टेट का ही था। टैक्स कलेक्शन, ये भी स्टेट का ही है, स्टेट का ही रहा। सॉवरेनिटी, ये भी स्टेट का ही, आप प्राइवेट सेक्टर को सॉवरेनिटी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। सोसाइटीज के बीच में जैसे सेकुलरिज्म वगैरह, जो भी आपके प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यूज को एनफोर्स करना, ये भी आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो कोर फंक्शन है वो इसको एक परमानेंट फीचर भी बनाते हैं, लेकिन जो बदलती हुई सिचुएशन है वो इसको डायनामिक भी बनाती है। आर वी क्लियर? यस मैम। मैम क्या इसको ऐसे कैन बी रिलेट कि जैसे वी हैव सम एसओपीज व्हिच आर ऑलरेडी डिजाइंड फॉर से डिजास्टर मैनेजमेंट, तो दैट वे इट हम्म, इज स्टील फ्रेम, एंड उसके अलावा इट डिपेंड्स कि उस टाइम क्या सिचुएशन है and किस तरीके से हमें रिसोर्सेज को मैनिपुलेट करके और डिवाइड करना है, तो दैट बिकम्स द एग्जैक्टली, डायनेमिक पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। डिजास्टर आ गई तो किसको रिस्पॉन्ड करना है? डिजास्टर में हमेशा गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करती है। आपने देखा होगा कि कोविड से पहले प्राइवेट सेक्टर बहुत डोमिनेट कर रहा था। सडनली कोविड आता और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे शिफ्ट होगी? गवर्नमेंट पे शिफ्ट होगी। अब जो माइग्रेंट्स थे वो अपने होम टाउन जा रहे थे, जिम्मेदारी किसको दे दी गई? सरकारों को दे दी गई। ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी आ गई? सरकार की जिम्मेदारी आ गई। लोग भूखे मर रहे हैं, तो भाई राशन आप सब्सिडाइज करके प्रोवाइड कराओ, किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इकोनॉमी ठप होगी, वापस उठाओ, किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब तक है तब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और डिजास्टर की सिचुएशन में हमेशा सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है। फिर कोई सिटीजन, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उन प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है। ठीक है, कोविड इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। नहीं मैम, एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग इज कि मतलब बेसिकली दिस इज द आई वुड से बट यू आर स्टैटिक सेइंग पोर्शन ना, बेस्ड। बट यू आर सेइंग दैट इज करेक्ट, मैं उसमें कुछ ऐड ऑन कर रही हूँ। आपने जो ओके ओके, बोला, आई ठीक है। एग्री विद दैट, कि डिजास्टर से डील करने के हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स होते हैं कि कि ऐसे मैम करना है, जैसे हम कौन हाँ पहले बिल्कुल, रिपोर्ट करेगा, कौन पहले रिपोर्ट करेगा, फिर उसके बाद रिपोर्ट्स कैसे जाएंगी, सब मॉक ड्रिल कैसे होगी, बिल्कुल सेम। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। तो अभी फिर जो मॉक ड्रिल हुई थी जैसे वो काइंड ऑफ एयर रेड हुई एसओपी थी, है। बिल्कुल। बिल्कुल एयर रेड हुई तो उसके बट बाद आपको बता दे कि सिचुएशन बट ऑन सिचुएशन के बिल्कुल डिमांड के हिसाब से हम चेंज करते हैं कि क्या करना है। अंडरस्टूड। ठीक है, ये चीज है कि कुछ इसके कोर फंक्शंस है, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये चीज तो आप एग्री कर रहे हैं, मैंने इससे आगे कहा। तो फिर गवर्नमेंट का कोर फंक्शन क्या है? गवर्नमेंट का कोर फंक्शन एक्चुअल में आप देखोगे ना तो हर चीज है। गवर्नमेंट, ऐसे समझिए कि ये पूरा मतलब स्टेट है आपका, और यहाँ पे पूरे पे गवर्नमेंट है। जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती जाती है, ये चीज मैं आपको रिक्स के टाइम पे दोबारा बताऊंगी, जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती जाती है वैसे वैसे स्टेट पीछे हट करके बाकी एजेंसीज को आगे बढ़ने का मौका देता है। ठीक है, स्टेट कहता है ठीक है, तुम ये मैन्युफैक्चरिंग वाला काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दो, तुम ये जो काम है ये किसको दे दो? ये तुम सिटीजन्स को दे दो। एनवायरनमेंट वाला काम तो इनको, तुम इनको दे दो। एजुकेशन वाला काम तुम इनको सौंप दो। तो वो काम को दूसरी एजेंसीज को सौंपा जाता है, और वो एक सिटी की, एक कंट्री की, एक विलेज की, एक एरिया के डेवलप होने की निशानी होती है। रिक्स इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं एक सोसाइटी के अंदर, और इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कितनी एजेंसीज हैं, कितनी स्ट्रक्चर काम कर रही हैं। एक ही स्ट्रक्चर सारे काम करिए, गवर्नमेंट ही सब कुछ करिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, इकोनॉमिक, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ सरकार ही कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, तो एक स्ट्रक्चर सारे फंक्शंस कर रही है। ये फ्यूज्ड सोसाइटी की पहचान होती है। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अलग स्ट्रक्चर है। हर एक फंक्शन के लिए, पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए अलग है, इकोनॉमिक फंक्शंस के लिए अलग है, कल्चर के लिए अलग है, सोशल फंक्शंस के लिए अलग है, हर एक के लिए अलग है। तो वो प्योरली डेवलप्ड सोसाइटी होती है जिसको डिफरेक्टेड बोलते हैं। और फिर हम बोलते हैं ज्यादातर केसेस में स्ट्रक्चर्स के लिए डिफरेंट फंक्शंस हैं। हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा भी नहीं कि एक ही स्ट्रक्चर सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, और ऐसा भी नहीं है कि सारे फंक्शंस के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ मिक्स सा है, उसको हम प्रिज्मेटिक सोसाइटी या उसको हम डेवलपिंग सोसाइटी का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन जब बाकी स्ट्रक्चर्स फेल हो जाएंगी ना, जब बाकी स्ट्रक्चर्स काम नहीं कर पाएंगे, तो वापस से जिम्मेदारी गवर्नमेंट की आ जाएगी। बाकियों को डेवलप करने के लिए, जैसे प्राइवेट सेक्टर किसी कंट्री में कितना अच्छे से डेवलप है ना, नोटिस करना आप ये चीज, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है। तो मैम इट इज मोर ऑफ अ आई थिंक सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ डिफरेंस के पर से है।
मतलब बिल्कुल आप कैन बी, मान सकते हो हाँ हाँ प्लीज बताएं। बिल्कुल, मतलब बेसिकली इट्स द डिफरेंस दैट ओनली कि अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो फिर एवरीथिंग विल बी, और नॉट आई वुड से एवरीथिंग, अगर डोमिनेटिंग है कैपिटलिस्ट सोसाइटी तो इट विल बी डोमिनेटेड टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर। जैसे हमारा अभी व्हाट इज द करंट सिनेरियो इज दैट हम पीएसयूज को, या जो भी हमारे पीएसयूज हैं, जो हम उनको उनके शेयर्स ब्रेक डाउन करके हम उनको डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। आई विल नॉट से यूज द करेक्ट वर्ड डिसइंटीग्रेट, बट देन हम प्राइवेट पार्टनर्स को दे रहे हैं, जिससे जैसे डिवॉल्व आपने कर रहे पिछले हैं, डिसेंट्रलाइज कर डिवॉल्व रहे हैं, कर रहे बिल्कुल हैं, हाँ पीपीपी वो आपने उसको बताया था, प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल। प्राइवेटाइजेशन की तरफ कर रहे हैं। तो इट इज मोर ऑफ अ वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट सोसाइटी ओनली वेयर मेजर फंक्शंस ऑफ द कंट्री लाइज विद द स्टेट। बाकी उसके अलावा जितने भी जो, जैसे वो फेमस कोट है कि गवर्नेंस, गवर्नमेंट का जो मेन एजेंडा है इज टू गवर्नेंस, उनका बिजनेस करना नहीं है, बिजनेस करना इज द थिंग ऑफ द प्राइवेट पार्टी। बिल्कुल आप जैसे इंटरप्रेट कर रहे हो ये सही जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैपिटलिज्म, जो प्योर कैपिटलिज्म या जो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म फिलोसफी है, ये 1929 में फेल हो चुकी है। जो एडम स्मिथ का आइडिया था ना, ये 1929 में विद द ग्रेट डिप्रेशन ये फेल हो चुका है। तो हमें एक चीज उस टाइम पे बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि मार्केट पे हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते। ओवर रिलायंस ऑन मार्केट ये कभी भी पूरी इकोनॉमी को बर्बाद कर सकती है। और इसीलिए हम धीरे धीरे क्या करने लगे, हमने कहा स्टेट का एक रेगुलेटरी प्रेजेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेट का रेगुलेटरी प्रेजेंस जरूरी है। स्टेट धीरे धीरे वो बैलेंस, काम भी कर, बैलेंस जरूरी है, बिल्कुल बैलेंस सही है। यस यस हाँ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद में फिर हम वेलफेयर की तरफ बढ़ गए बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कंडीशन। पूरा वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर फेस करके आया था, यूरोप बर्बाद हो चुका था, हम लोग भी न्यूली इंडिपेंडेंट थे, तो हमने सारी जिम्मेदारी स्टेट को सौंप दी कि तुम संभालो। 1970s 80s तक आते आते हमें रियलाइज हो गया कि अकेला अगर स्टेट को दे दिया ना तो स्टेट इनएफिशिएंट हो जाएगा, स्टेट में एफिशिएंसी नहीं रहेगी। और इनएफिशिएंसी को खत्म करने के लिए सबसे बेटर तरीका क्या है कि आप प्राइवेट सेक्टर को लेकर के आओ। इसीलिए 1980s ऑनवर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्राइवेटाइजेशन का दौर आता है। आप देखोगे 1980s के बाद में आप यूएस में जाओ, यूके में जाओ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन बड़ी कंट्रीज के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बात हो रही थी। इंडिया भी 1991 में पॉलिसीज में चेंज करता है, एनईपी 1991 लेकर के आता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर के आता है अपनी, ठीक है। रशिया भी पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जो सोशलिज्म की पूरी ऐसे दीवार बन के खड़ा हुआ था। तो हम फिर बैलेंस बनाते हैं, हम कहते हैं ना तो स्टेट बहुत डोमिनेट होगा और ना ही मार्केट बहुत डोमिनेट होगी। हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, और इसी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम देते हैं। आज के टाइम पे हम जो काम करते हैं उसमें हम कैपिटलिस्ट फीचर को अपनाते हैं, कुछ हम सोशलिस्ट फीचर्स को अपनाते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअल में ना बैलेंस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खास करके ऐसी कंट्रीज में, आप जैसे इंडिया की अगर बात करोगे तो डिपेंड करता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे। किस टाइप की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि स्टेट ज्यादा डोमिनेट होगा या मार्केट ज्यादा डोमिनेट होगा। जैसे जैसे अभी फिलहाल प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है ये राइट पार्टी गवर्नमेंट बोलते हैं ना हम इसको। तो जो राइट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है ना, ये प्रो मार्केट होती है। इसलिए आप देखोगे पिछले 10 सालों में कई ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जो ये बताते हैं कि हम धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इवन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने आई थिंक 2017-18 में स्टेटमेंट भी दी थी कि हम सिर्फ पीएसयू में हम सिर्फ स्ट्रेटेजिक सेक्टर को अपने पास रखेंगे और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर को हम क्या कर देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे। तो हम उस फेज में बढ़ रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो है वो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया गया, बाकी की कई ऐसी कंपनीज है जिनके शेयर हमने मतलब मार्केट में हम ले आए, ठीक है। तो ये बहुत हद तक ये जो बैलेंस है ये आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पर डिपेंड करता है, और इसी के हिसाब से फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी डिसाइड होता है। मेकिंग सेंस? जी मैम। ये पूरा टॉपिक है आपका स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, कि विच अथॉरिटी विल फंक्शन एज द डेवलपमेंट एजेंसी। वो स्टेट करेगी, मार्केट करेगी। हम ये पूरा मार्केट की तरफ हम क्यों बढ़े, इसके पीछे भी एक रीजन आता है कि मार्केट विल प्रोवाइड यू मल्टीपल ऑप्शन एंड वी नीड मल्टीपल ऑप्शन। सिंगल ऑप्शन में क्या होता है, जैसे बीएसएनएल था एक टाइम पे। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसको ये डिस्कशन समझ में नहीं आ रहा, कोई टर्म समझ में नहीं आ रही? ओके, आई एम टेकिंग इट एज अ यस। अब जैसे एक टाइम पे बीएसएनएल था, बीएसएनएल का एक कनेक्शन लेने के लिए आपको साल भर वेट करना पड़ता था।
और ऐसा कहा जाता है, बताते हैं हमारे टीचर्स बताते थे कि बीएसएनएल का जो हेड होता था ना, डिस्ट्रिक्ट हेड, उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बराबर थी। लोग मतलब ये चाहते थे कि इनके अगर अप्रोच में रहेंगे ना तो एक अच्छा सा कनेक्शन लग जाएगा हमारे घर पे। और फिर भी उनको महीनों वेट करना पड़ता था। फिर क्या हुआ, 1991 के बाद में जब हमने लिबरलाइज करना स्टार्ट करा तो हमारे यहाँ बाकी कंपनीज आनी स्टार्ट हुई। बाकी कंपनीज आई तो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे यहाँ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में और ज्यादा डेमोक्रेसी आनी स्टार्ट होगी। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट का डोमिनेंस कम हुआ। अब हमारे पास ऑप्शंस थे, हमारे पास चॉइस थे कि हम कौन सी एजेंसी के साथ जा सकते हैं। और उस चॉइस की वजह से क्या हुआ, आप देखोगे हमारे पास बेटर बेटर जो कनेक्टिविटी है वो हमारे पास पहुंची। ओके। तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा आपको मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड कराता है। गवर्नमेंट आपको सर्विसेज तो दे देती है, पर वो सर्विसेज में क्वालिटी होगी कि नहीं होगी इस बात की गारंटी नहीं। इसीलिए जो कंट्रीज ज्यादा डेवलप्ड होती है ना, उनको क्वालिटी की नीड होती है, क्वालिटी चाहते हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज्यादा झुकी हुई होती है। जिन कंट्रीज में ये है कि भाई कम से कम खाने को तो मिले, बहुत सारी पुअर कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वो क्वांटिटी पे फोकस करती हैं और इसीलिए वो अपनी गवर्नमेंट पे ज्यादा रिलाई करते हैं। ठीक है। जितना ज्यादा आपको गवर्नमेंट पे रिलाई करना पड़ रहा है ना, वो बताता है कि आपके यहाँ डेवलपमेंट का स्टेज कैसा है। इस डिबेट से कनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप को? डोंट वरी, ये सारे टॉपिक आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, वैसे वैसे ये सारे डिस्कशन आपको एक सेंस बनाने लगेगा कि क्यों हम इस टॉपिक पे आ रहे थे। कल वाले टॉपिक में आ जाएगा मैम, मोस्ट ऑफ द इवोल्व। हाँ। मैम इसमें मुझे जैसे आप बता रहे हो गवर्नमेंट मशीनरी किस तरीके से काम कर रही है, तो वो आपकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट किस तरीके की होगी उस स्टेट में। हम्म। तो मैम हम इससे मतलब क्या कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जहाँ पर होगी वहां पर डेवलपमेंट कम ही होगी, या मतलब प्राइवेट ज्यादा होगा तो ही हम लोग को डेवलपमेंट देखने को मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, इसको थोड़ा सा उल्टे तरीके से समझो। मैंने कहा कि एक सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी चलो नहीं स्टेट यूज करते हैं, एक स्टेट का रोल क्या होगा ये तय करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या होगा। ओके। इफ स्टेट इज कैपिटलिस्टिक, देन ऑब्वियसली स्टेट विल परफॉर्म मिनिमल रोल। एग्री? तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी मिनिमल हो जाएगा। इफ स्टेट इज सोशलिस्टिक, देन ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रेजेंस हो जाएगी, और इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अब स्टेट सोशलिस्ट की तरफ ज्यादा होगा या कैपिटलिस्ट की तरफ ज्यादा होगा, कुछ कंट्रीज में तो ये फिक्स है, लेकिन इंडिया में ये चीज फिक्स नहीं है। इंडिया में हमें ये चीज समझ में आती है, हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है। रूलिंग पार्टी की आइडियोलॉजी से हमें पता लगता है कि हम ज्यादा कैपिटलिस्ट हैं या ज्यादा सोशलिस्ट हैं। आता है ना, लेफ्ट पार्टी गवर्नमेंट, राइट पार्टी गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल पार्टी गवर्नमेंट। सेंट्रल, उसको वो वाला सेंटर मत समझिएगा, लेफ्ट और राइट और सेंटर ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं। इनसे हमें आइडिया होता है कि स्टेट का रोल क्या होगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पॉलिटिकल रूलिंग क्लास की होती है, और पॉलिटिकल रूलिंग क्लास तय करती है कि स्टेट कौन सा काम करेगा। और स्टेट की जो काम तय होते हैं उस हिसाब से आपके एडमिनिस्ट्रेशन के काम तय होते हैं। ठीक है। ये पॉइंट तो एक हुआ। दूसरा पॉइंट मैं ये कह रही हूँ कि स्टेट की प्रेजेंस तो रहेगी ही रहेगी, ये तो है ही। ओके। लेकिन स्टेट आपको जो सर्विसेज ऑफर करता है, वो सर्विसेज में आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। आप जा करके ये नहीं कह सकते कि मुझे ये वाली पुलिस पसंद नहीं है, मुझे दूसरी सर्विसेज, दूसरी एजेंसी की मुझे सर्विसेज चाहिए। गवर्नमेंट में आप चूज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट में आपको जो मिल रहा है, गवर्नमेंट में हमेशा टॉप डाउन अप्रोच रहती है। आपको जो मिल रहा है वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वो आपको ऑफर करता है कि एज अ सिटीजन आई कैन चूज, आई डू हैव अ चॉइस कि व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज आई एम गेटिंग। चूज कर सकते हैं ना। जो लोग अब जिनके घर पे नल से पानी आता है, वो तय तो नहीं कर सकते कि किस प्रकार का पानी उनके घर पे आएगा। लेकिन जो लोग कैंपर ले रहे हैं, जो लोग पानी का जिनके घर पे कैंप, वो तो तय कर सकते हैं कि किस टाइप का पानी उनके घर पे आएगा। तो जब भी प्राइवेट सेक्टर होता है तो आपके पास चॉइस होती है
और जब गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के टाइम पे आपके पास चॉइस नहीं होती कि आप सर्विसेज की क्वालिटी क्वांटिटी, आप बस कंसर्न जाहिर कर सकते हो, आप उसको बदल नहीं सकते। इसीलिए नॉर्मली ये माना जाता है कि जब आपके पास ये चॉइस होती है ना, तो हर एक चॉइस का एक प्राइस होता है। ओके। दूसरा, माना ये जाता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है नॉर्मली रिच क्लास को प्रेफर करता है, क्योंकि ये प्रॉफिट मेकिंग पे काम करता है। तो मैं आपको कह रही हूँ कि एक स्कॉलर हुए हैं जिनका नाम है फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, जो ये बताते हैं कि ये जो सर्विस डिलीवरी का काम है, ठीक है, ये जो सर्विस डिलीवरी का काम है, ये कौन सी एजेंसी कर रही है। मेनली तीन एजेंसीज होती हैं, एक गवर्नमेंट, एक मार्केट, और एक होती है सिविल सोसाइटी, एनजीओ टाइप जिनको हम कहते हैं, प्रेशर ग्रुप एनजीओ, वो सिविल सोसाइटी के कैटेगरी में आते हैं। तो एक ही एजेंसी सारे काम कर रही है, इसका मतलब डेवलपमेंट का लेवल अभी कम है। मल्टीपल सोसाइटीज सारे काम कर रही हैं, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट का फेज हम मान के चलते हैं कि इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, ये इनका कहना है, ये जनरल परसेप्शन है। आप भी मानते हो ना कि मार्केट अगर फ्लोरिश कर रही है, हम यूएस को क्यों कहते हैं डेवलप्ड है, क्योंकि वहां पे प्राइवेट सेक्टर है। लोग अगर प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ऑब्वियसली वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, लोग रिच हैं, उस हिसाब से हम मान के चलते हैं। और आप अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाइए जहां पर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पे आपको रिलाई करना पड़ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जब आप चॉइस आपके पास, आप प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट नहीं कर सकते, आप प्राइवेट सेक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स आपकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो अभी कमजोर है, वीक है। आप इस चीज को ऐसे समझिए। तो मैम एक चीज मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है कि मैम जैसे हाँ आप हाँ। बता रहे हैं कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के दोनों पर्सपेक्टिव आपने मुझे बता दिए, हम्म। तो हम क्या कह सकते हैं कि मतलब कैपिटलिस्ट वाली जो पर्सपेक्टिव है वो होनी चाहिए तभी डेवलपमेंट पॉसिबल है, या फिर सोशलिस्ट वाली होनी चाहिए तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग, मतलब किस केस में हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग रहेगा, तो वो सोशलिस्ट की तरफ ही मैम रहेगा ना? इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। ठीक है, ये ना एक पूरी डिबेट है। इसको वैसे इंडिया के सेंस में सेन भगवती डिबेट बोलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करो और धीरे धीरे सोशल डेवलपमेंट हो जाएगी। अल्टीमेटली डेवलपमेंट का मतलब होता है पीपल्स एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट इन एवरी सेंस, एम्पावरमेंट इन डिसीजन मेकिंग, एम्पावरमेंट इन पॉलिटिकल सेंस, एम्पावरमेंट इन इकोनॉमिक सेंस, एवरीथिंग। पर यस शुरुआत मैम। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होती है और धीरे धीरे सोशल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये पीएन भगवती की स्टेटमेंट है, उनका व्यू पॉइंट है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि आप सोशल डेवलपमेंट करिए, आप अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराइए, और जो आपके पास वो ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगी, वो ह्यूमन कैपिटल क्या करेगी, आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके देगी। बेसिकली मैम ये दोनों का बैलेंस होगा तो ही हम डेवलपमेंट देख पाएंगे, मतलब मैक्सिमम डेवलपमेंट तभी होगी जब दोनों का बैलेंस हम देख पाएंगे। बिल्कुल, इसीलिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी फोकस करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन, हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन 2 to 4% की रेंज में होनी चाहिए ना, यस प्लस मैम। माइनस टू फोर परसेंट प्लस फोर माइनस प्लस टू फोर परसेंट फोर प्लस माइनस। हाँ जी, तो हम इसको 2 to 6% की रेंज में बताते हैं। ये 0% होनी चाहिए फिर महंगाई। हम भी ये मानते हैं कि हेल्दी इन्फ्लेशन अच्छी होती है, ये इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में लगी हुई है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, 1 रुपए के रेट पे, 2 रुपए के रेट पे आपको सस्ती चीजें प्रोवाइड करा रही है, खाने की चीजें प्रोवाइड करा रही है। तीसरी तरफ गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेकर के आती है, स्कीम्स लेकर के आती है एससी एसटी के लिए, स्कीम लेकर के आती है न्यूट्रिशन फील्ड के लिए, स्कीम लेकर के आती है वुमेन के लिए, स्कीम्स लेकर के आती है बिजनेस के लिए। तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। एक तरफ गवर्नमेंट क्या कर रही है, बड़े बड़े ब्रिजेस बना रही है, बड़े बड़े आपको हाईवेज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगाने के लिए बाहर से लोगों को बुला रही है। ठीक है, दूसरी तरफ सरकार क्या कर रही है, सरकार अच्छे स्कूल्स बना रही है, ट्राइबल स्कूल्स बना रही है, एकलव्य मॉडल पे काम कर रही है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, हेल्थ फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ सरकार स्पेस के लिए इतना, मतलब टेक्नोलॉजी में इतना कुछ डेवलप कर रही है, साइंस के फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो आप नोटिस करोगे कि सरकार जो कुछ एफर्ट ले रही है ना डेवलपमेंट का, बहुत सारे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए।
आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, अच्छे लॉजिस्टिक डेवलप करोगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। आप अच्छा एजुकेशन सिस्टम, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दोगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दोगे तो सोशल डेवलपमेंट हो। ठीक है। तो एक लेवल को कहना गलत होगा कि ये डेवलप है। डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। ओके। हम 1950s के मुकाबले आज ज्यादा डेवलप हैं, लेकिन 20 साल बाद हम जैसे होंगे उसके मुकाबले हम अभी भी लीस्ट डेवलप्ड हैं या हम डेवलपिंग फेज में हैं। तो डेवलपमेंट एक फाइनल डेस्टिनेशन की बजाय हमेशा एक प्रोसेस के तौर पे देखी जाती है। कुछ कुछ चीजें समझ में आई? यस मैम। थिंग्स आर इंटरेस्टिंग टू नो। जी। एक्चुअल में गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, और हमें बताया जा रहा था कि गवर्नमेंट सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रही है। गवर्नमेंट अगर इम्प्लीमेंट कर रही है तो बाकी काम कौन कर रहा है? इम्प्लीमेंटेशन के अलावा डिसीजन कौन ले रहा है? फिर हमने धीरे 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 धीरे, देखो, किसी भी सब्जेक्ट में इट्स ऑल अबाउट थॉट्स, और थॉट्स हमेशा इवॉल्व होते हैं। एक बात कही गई, ठीक है, उसके क्रिटिसिज्म पे, उसके क्रिटिसिज्म के तौर पे एक नई इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज हमारे सामने आती है। इसीलिए आई थिंक कार्ल पॉपर की स्टेटमेंट है ये, दैट क्रिटिसिज्म इज द लाइफ ब्लड ऑफ नॉलेज। नई इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए, समाज को ढंग से समझने के लिए, अपने आप को ढंग से समझने के लिए, आपको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीफ है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसको क्रिटिसाइज करना पड़ता है। क्रिटिसाइज करने के लिए चीजों को डेप्थ में समझना पड़ता है। इसलिए क्रिटिसिज्म को नेगेटिव नहीं देखा जाता, कंस्ट्रक्टिव तौर पे देखा जाता है, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ठीक है। तो किसी भी फील्ड में आप ये नहीं कह सकते कि जिस सोच के साथ हम 1887 में पॉलिटिकल साइंस से अलग हुए थे, हम 2025 में भी उसी अप्रोच को हम फॉलो कर रहे हैं। आप ये क्लेम नहीं कर सकते। हमेशा किसी ना किसी पर्सन ने आकर के कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करा है, हमारा व्यू पॉइंट चेंज हुआ है, और यही जर्नी को हमने पढ़ना है। ये चीज हमें बतानी है कि प्रेजेंटली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, प्रेजेंटली हम क्या कर रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने फील्ड से। क्या हम साइंस है, क्या हम आर्ट है, या हम सोशल साइंस है, क्या हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और खुद के ऑर्गेनाइजेशन में सेम है। ठीक है। अब ये पूरा डिबेट हुआ, मतलब पूरी की पूरी ये डिबेट हुई, तो मैंने आपको एक चीज प्रूफ करी कि मार्केट और स्टेट के बीच में डिबेट चलती रहती है। मैंने कहा मार्केट प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है और स्टेट जो वो सर्विस ओरिएंटेड होता है। लेकिन कुछ स्कॉलर ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्राइवेट सेक्टर में भी सेम होता है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी सेम होता है। जो पोस्ट कोर एक्टिविटीज हैं वो तो दोनों में ही सेम है। जब दोनों में ही सेम है तो आप ये डिफरेंट गोल्स को कैसे फॉलो कर सकते हो? सेम स्ट्रक्चर को आप अलग अलग गोल्स फॉलो करने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो? मतलब कहीं ना कुछ तो चेंज हुआ है जिससे ये दोनों अलग अलग गए हैं। और यही चीज हम पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में समझते हैं। ठीक है। इनिशियली जो लोग पोस्ट को व्यू, मैनेजरियल व्यू, इन सब में मानते थे, उनका कहना था पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर सेम। लेटर ऑन वी अंडरस्टूड कि नहीं, दीज आर नॉट सेम, दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन में अलग चीजें होती हैं, उनकी सरकार के प्रति, उनकी जनता के प्रति एक जिम्मेदारी होती है, एक जवाबदेही होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। वेरएज जो मार्केट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो सिर्फ प्रॉफिट और कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ होती है। तो दे आर नॉट सेम। ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज कह सकते हैं सेम है, बट एक्चुअली दे आर नॉट सेम। दे डू फॉलो डिफरेंट गोल्स। तो यस, देयर आर सम डिफरेंसेस। इस बात पे आपके डिफरेंट स्कॉलर्स अलग अलग व्यू पॉइंट रखते हैं। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड अ ब्रॉड परस्पेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? हाँ या ना? यस मैम। कुछ और पूछना है? एक करंट अफेयर का टॉपिक भी हो गया आपका, यूएस का इमिग्रेंट इशू, इलीगल इमिग्रेंट इशू। भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से तो हो ही गया। मैम ये सोशलिस्ट वाला और जो मतलब स्टेट वर्सेस मार्केट जो आपने बताया है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार रिलेशन आप बता सकते हैं किस तरीके से हम इसको मतलब कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है?
स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट। यस मैम। ओके, स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट में हम ये लाइक कह। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में तो हम एक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं ना कि गवर्नमेंट का क्या प्रोसेस रहता है उस स्टेट को और उस मार्केट को किस तरीके से मतलब टैकल करना है, हैंडल करना है। तो यहाँ ठीक पर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन का रोल आता है। ठीक है, हम सोशलिस्ट एंगल से बात करते हैं। सोशलिस्ट जो पूरी फिलोसफी है ये प्लानिंग पे डिपेंड होती है। एग्री? ये लोग प्लान करते हैं कि ये अपनी रिसोर्सेज को कैसे यूज करने वाले हैं। यस मैम। ऐसे समझिए कि एक कंट्री के पास रिसोर्सेज होते हैं, बट वो रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, बट वो लिमिटेड होते हैं। आपकी कंट्री के जो गोल होंगे उन गोल्स के हिसाब से आपको रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, और वो मैनेज के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग का सहारा लेते हैं। 1950s में हमने भी प्लानिंग के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाया, प्लानिंग कमीशन, और हमने 5 ईयर प्लान्स बनाने स्टार्ट कर दिए। अब ये प्लानिंग किसका काम है? ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्लानिंग के बाद हमने कहा कि रिसोर्सेज हमें ऐसे जनरेट करने पड़ेंगे कि हमें हैवी इंडस्ट्रीज लगानी है, और वो हैवी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ प्रोडक्शन करेंगी। उस प्रोडक्शन से हमारी जो कंट्री की नीड्स है, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसकी हम नींव रखें। और वो हैवी इंडस्ट्री रन करने के लिए हमने क्या करा, हमने डिपार्टमेंट्स, हमने हैवी कॉरपोरेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े पीएसयूज हमने बना दिए। अब वो पीएसयू के अंदर जो स्टाफ काम कर रहा है, जिस मेथड से काम हो रहा है, ये एक्चुअल में किसका है? ब्यूरोक्रेसी या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। आपको पता है बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं पीएसयू के हेड होते हैं, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स इनके हेड होते हैं। तो ये भी यस आपका मैम। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, प्रोडक्शन। मार्केट जैसे जैसे आता है वो कहता है कि तुम क्यों कर रहे हो ये काम, तो कोई प्राइवेट सेक्टर की यूनिट भी कर सकती है। अब बताओ हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। आप देखोगे एनर्जी में, एनर्जी सेक्टर में मोस्ट ऑफ हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अब सरकार का यही काम है कि वो अलग अलग जगह जा करके गैस और एनर्जी के ब्लॉक ढूंढे और बाहर की कंट्री से खरीदे और इंडिया में ला करके स्टोर करे। यही काम है सरकार का, इवन यही काम है स्टील। पोर्ट्स मैम, हाँ, इवन द पोर्ट्स मैम। बिल्कुल सरकार का यही काम है, पोर्ट मैनेज करे। प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता ये काम। यस मैम। सरकार का मैम यही काम बेसिकली है कि इसमें वो। यही हो गया कि गवर्नमेंट के अंडर सारा मतलब वो रहता है, हम्म, कंट्रोल रहता है, बट वो डिस्ट्रीब्यूटेड है टुवर्ड्स प्राइवेट ऑल्सो, मतलब यहाँ भी बैलेंस की बात है दोनों में। बिल्कुल। और वो बैलेंस अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है, इसलिए कहते हैं आप प्रशासन से नहीं बच सकते। प्रशासन इज एवरीवेयर, फ्रॉम वोम टू टॉम। तो मैम जैसे आजकल एक परसेप्शन चल रहा है कि एवरीथिंग इज गेटिंग प्राइवेटाइज्ड, तो मतलब हम अगर इस पे हमारा कभी मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो अच्छा है या फिर नहीं है, तो उसमें हम ये चीज कोट कर सकते हैं कि मतलब वो जो मेन कंट्रोल जो होता है वो आपका स्टेट में ही रहता है। एक तो देखो जो डेड एजेंसीज होती है ना, डेड यूनिट्स होती हैं, या इनको कहते हैं सिक यूनिट्स। आपको पता है एक एजेंसी को रन करने के लिए सरकार को कितने रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं? आपने एक पीएसयू लगा दी, पीएसयू आपकी प्रॉफिट के लिए तो काम करती नहीं है, किसके लिए काम करती है? सर्विस ओरिएंटेड होती है। तो आप उसके प्राइसेस को एक हायर लेवल पे तो रख नहीं सकते, तो इसको रन कैसे करोगे आप? रन करने के लिए सरकार क्या करती है, गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करती है, सरकार उसको फायदा पहुंचाती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है। तो वो जो सिक यूनिट्स हैं, उन सिक यूनिट्स को रन करना सरकार के लिए बर्डन है। जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया की केस स्टडी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इसको एक दिन भी रन करने का जो कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी। तो प्राइवेटाइजेशन से हमें ये फायदा मिलता है। दूसरा फायदा होता है एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी अभी तो हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, बट ब्यूरोक्रेसी में एक टेंडेंसी होती है जिसको हम ब्यूरोपैथोलॉजी बोलते हैं या रेड टेपिज्म बोलते हैं। प्रॉब्लम होती है ब्यूरोक्रेसी में, इनका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये अपने लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं, इनका काम है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना, पर ये काम अपने लिए करना स्टार्ट करते हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक चॉइस वाले कॉन्सेप्ट में।
तो वहां पे एफिशिएंसी के लिए क्या है, प्राइवेट सेक्टर अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन है। आप अगर ढंग की सर्विसेज नहीं दोगे तो फिर कौन आएगा आपके एयर इंडिया में? क्यों आएगा? लोग इंडिगो में चले जाएंगे। ठीक है, तो कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको सर्विसेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, एक प्राइवेट कंपनी अगर काम कर रही है तो वो टैक्स भी तो देगी, अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा टैक्स देगी, और वो टैक्स किसके पास आएगा? गवर्नमेंट के पास ही आएगा। तो एक तरफ तो आप उन सिक यूनिट्स को मतलब रन करने के लिए आप अपने घर से पैसे दे रहे थे, अब आपने क्या कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया, अब आपको पैसे मिल रहे हैं, है ना? ये फायदा होता है प्राइवेटाइजेशन का। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोर फंक्शंस नहीं है ना गवर्नमेंट के, वो कोर फंक्शंस प्राइवेटाइज कर दी जाने चाहिए। पर ये हर कंट्री के लिए एक जैसा रूल नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो चीज हमारे लिए यूजफुल है वो किसी और के लिए यूजफुल होगी, और हम ये भी नहीं कह सकते कि जो एयर इंडिया के लिए यूजफुल है वो मतलब सबके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, ये केस टू केस वेरी करता है, ये कॉन्टेक्चुअल होता है। पर आप समझ सही रहे हो, ये चीज आपको हेल्प करेगी आगे जाकर के। ठीक है, और कुछ पूछना है? सॉरी मैम, मेरा वो सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट से भी हैव गॉन अ लॉन्ग वे। नहीं नहीं, ये चीजें, अरे सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट लॉन्ग वे नहीं आया। ये चीजें, थैंक यू, ये पॉइंट्स पहले आ गए, क्योंकि मुझे इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी आगे चीजों को एक्सप्लेन करने में। ये टॉपिक है आपके, आप बताएं। आपके यहाँ मैं प्लानिंग को एक्सप्लेन करूंगी, प्लानिंग में बताऊंगी कि कैपिटलिस्ट कंट्री में किस तरीके की प्लानिंग होती है और सोशलिस्ट कंट्री में किस तरीके की प्लानिंग होती है, इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होती है और इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है, वो मुझे हेल्प करेगी यहाँ पे समझाने में। हमारे यहाँ टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो मुझे समझाने में हेल्प मिलेगी। हमारे यहाँ टॉपिक है पब्लिक चॉइस अप्रोच, तो इससे वो चीज समझ में आएगी आपको। हमारे यहाँ टॉपिक है स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट, वो चीज समझ में आएगी। हमारे यहाँ टॉपिक है डेवलपमेंट, तो वो चीज समझ में आएगी। तो ये तो एक्चुअल में बहुत अच्छा हो गया कि मैं आपको एक ओवरव्यू दे पाई, और उस ओवरव्यू से अब मैं बहुत सारे टॉपिक को कनेक्ट कर पाऊंगी। ठीक है, अब मैं इस डिस्कशन को कोट कर सकती हूँ कि उस दिन हम ऐसा कह रहे थे तो आप इसको ऐसे समझिए। ये तो अच्छा हो गया। ओके। एक्चुअल में कंट्रीज तो दो ही टाइप की होती है ना मेनली, या तो कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है। एक्चुअल में फिलहाल मिक्स्ड होती है। और वो मिक्स्ड का क्या है ना, ऐसे मान के चलो कि एक बैंड है, वो वो वन तो मैम और हंड्रेड। टुवर्ड्स, हाँ वो लीनिंग होता रहेगा मैम टुवर्ड्स हाँ, कैपिटलिस्ट तो लीनिंग वो है या सोशलिस्ट लीनिंग। बिल्कुल वो एग्जैक्ट 50 नहीं हो सकता, वो या तो 40 होगा या फिर वो 60 होगा या वो 30 होगा या वो 70 होगा, वो लीन करेगा एक साइड, है ना? और इसी हिसाब से हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी घूमता रहता है, कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ। ये चीज है।